बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, आप सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ना सर्दी में, ये जो ड्राई सर्दी है, दो की बारिश भी हुई है हल्की सी, बट स्टिल ये जो फ्लू, गला ख़राब, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत आपको अनॉय करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अनॉय तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जिसमें से कुछ ख़बरें भी होती हैं। अगर आप सुबह सुबह अच्छी खबरें आपको सुनने को, देखने को, पढ़ने को ना मिले तो आप अनॉय हो जाते हैं। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको बताना, आगे आप डिसाइड कर लें कि आपने इस खबर को कैसे लेना है। जनाब, पॉलिटिकल सिनेरियो पे आपको पता है हम बात करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जी मुज़ाकरात सिर्फ उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हम बात करें दोनों तरफ से हट धर्मी कह लें, या दोनों की जो स्टैंड है उसमें अगर जब तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं नज़र आएगी। लेकिन अब ये तासुर सामने आ रहा है कि हुकूमत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जबकि तहरीक इंसाफ भी अपने मैंडेट की वापसी हो, बानी PTI की रिहाई हो, उन पर आज मुकदमात हैं, ख़त्म करके उनको रिहा करने पर बज़द नज़र आ रही है। ऐसी सूरत हाल में जी कुछ बयानात भी आ रहे हैं, जो बैरूनी दबाव है हुकूमत पर वो भी बढ़ रहा है। नौ मुंतखब जो अमरीकी सदर हैं उनके नामजद मुशीर, उनकी जानिब से जी स्टेटमेंट आई है कि बानी PTI को जेल से रिहा किया जाना चाहिए। इस पर सदर ट्रंप की तरफ से भी करप्शन, उन पर सदर ट्रंप की तरह बहुत से करप्शन के झूठे इल्ज़ामात हैं, उन्हें भी पाकिस्तान की हुक्मरान जमात ने जेल में डाला है। वज़ीर आज़म के लिए इंतखाब लड़ना चाहते हैं तो अवाम को फैसला करने देना चाहिए। फिर तीसरी तलवार जो हुकूमत के सर पर लटक रही थी वो मौलाना फजल रहमान के हवाले से थी, जो मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक थी। लेकिन मौलाना की और हुकूमत की और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, इससे बज़ाहिर ये तासुर आ रहा है कि ये बिल पर जो इख्तलाफात हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म की जो मौलाना फजल रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है, और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने जी मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का फ़ैसला कर लिया है। ऑर्डिनेंस पर जी जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इत्तफाक किया है, और नए ऑर्डिनेंस में जी डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल जो कि अपडेटेड है इस वक्त मुल्क के अंदर। अपडेटेड इसलिए कह रही हूँ कि कुछ एक आधा बयान ऊपर नीचे होता है, बाकी सिनेरियो वैसे का वैसा ही है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। माजिद, ये जो मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, और हुए भी, बातचीत शुरू हुई, जो भी चीज़ें सूरत हाल, लेकिन बीच में हमने बयानात का सिलसिला रुकता हुआ नहीं देखा। ख्वाजा आसिफ हो, अता ताड़ा साहब हो, कोई भी हो, ये जो बयानात का सिलसिला है, इससे आपको लगता है कि वाकई ये मुज़ाकरात में सीरियसनेस का एलिमेंट मौजूद है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट इसलिए भी बन गया है कि दोनों जमातों ने गुज़िश्ता 3 साल में कम अज़ कम यही किया है कि उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, और उन्होंने सियासी फ़िज़ा को या सियासी दर्जा हरारत को बुलंद रखा है। अब उस सारी सिचुएशन के बाद जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ये तो अंडरस्टूड है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि वन फाइन डे हमें पता चले कि सब सियासी ताने बंद हो गए हैं, तो वो एक दूसरे को ताने भी देंगे, तनकीद भी करेंगे। लेकिन ये है कि पार्लियामेंट के फोरम पे स्पीकर साहब के सामने जो दोनों जमातें, इत्तेहादी जमातें बैठी हैं, उससे कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि साथ साथ चलेंगी। ये नहीं हो सकता कि हम ये तवक्को करेंगे जी सियासी महाज पे बिल्कुल खामोशी छा जाएगी और उधर बैठ के सुकून से मुज़ाकरात हो रहे होंगे। तो मुज़ाकरात भी हो रहे होंगे, दोनों एक दूसरे के सामने अपने मुतालबात भी रखेंगे, उसमें बातचीत भी होगी कि कौन सा ऐसा मुतालबा है कि जो फ़र्स्ट फेज़ में माना जा सकता है, कौन सा ऐसा है कि जिस पर थोड़ा वक्त लगेगा। फिर यह है कि दूसरी जानिब से ख्वाजा आसिफ हों, तलाल चौधरी हों, या इधर से शहबाज गिल हों, ये लोग अपनी जो कारकर्दगी है वो भी दिखाने के लिए तुंदो तेज़ बयानात भी देते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा माजिद, ये जो जिन बयानात की हम बात कर रहे हैं, जाहिर है तुंदो तेज़ बयानात की आपने जहाँ जिक्र किया है, लेकिन जब एक चीज़ प्रोसेस के अंदर, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक इस मुज़ाकरात से ही है, क्योंकि बयानबाजी हो या एक दूसरे पे तनकीद करना, उससे बज़ाहिर कोई चीज़ स्टेबल होती हुई हमें नज़र नहीं आती। तो इसमें ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हुकूमत की डू यू थिंक कि ज़्यादा बनती है कि अगर तहरीक इंसाफ जो कि कई अरसे से रिलक्टेंट थी मुज़ाकरात को लेके, अब बिलाखिर उन्होंने भी
कोई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए तो हुकूमत भी इस चीज़ को सीरियसली ले, बिकॉज जाहिर है ऑपोजिशन माने या ना माने, जाने या ना जाने, तहरीक इंसाफ एक अहम स्टेक होल्डर तो है। बिल्कुल है, और मुझे लगता है कि हुकूमत इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि वो अगले 4 साल ये सारा मामला इसी तरह लेके चले। ना तो हमारी मुआशी सूरत हाल इस चीज़ की इजाज़त देती है, और ना शहबाज शरीफ को इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं कि हम ये तवक्को करें कि जी उनको 4 साल में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जैसे ही कोई जलसे जुलूस मुजाहरे शुरू हों तो साथ ही मुआशी सूरत हाल जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये एहसास मौजूद है कि हमने इस मसले का हल निकालना है। अब वो किस तरह निकालना है, ये बात दुरुस्त है कि स्टेट के पास या हुकूमत के पास ऑफ़र करने को, चीज़ें मानने को काफ़ी कुछ होता है, और उसी की बुनियाद पे फिर वो फर्स्ट फेज़ में कुछ काम करते हैं, फिर सेकंड में अगर वो एतमाद उसी तरह चलता रहे, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए तो ये सारा मामला होता है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ चूँकि 1 करोड़ से ज़ायद वोट लेके आई है, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना, उसको राज़ी करना गवर्नमेंट के पास ही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होती हैं। स्टेट अगर किसी फरीक को भी खुश करना चाहे या उनके हवाले से उनको कोई सेटिस्फाई करना चाहे तो उनके पास ऑफ़र करने को वाकई बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है। अच्छा, ये जो बैरूनी दबाव जिसकी हम बात करें, इससे हमने देखा पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई और अब अमेरिका की जानिब से भी दोबारा से कहा गया है, और ये जो मुशीर हैं ट्रंप के, उन्होंने भी इस हवाले से, रिचर्ड ग्रेनेल, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। डू यू थिंक कि ये बैरूनी दबाव सिर्फ बातों की हद तक है, जो ख़तों किताबत होती रहती है? कल एक तज्ज़िया कर ये कहते हैं कि ख़तों किताबत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, जहाँ तक मामला है इजहार तशवीश का, तो वो तो मुल्क एक दूसरे के बारे में करते रहते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पे यूरोपीय यूनियन का जो एलामिया है या GSP प्लस स्टेटस जो है, जिससे हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मुंसलिक है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसमें इन साहब का जो आजकल PTI को बहुत पसंद आ रहे हैं, उनका क्या रोल होगा, किस हद तक वो इफ़ेक्टिव होंगे, ये चीज़ें तय होनी हैं। दूसरा ये कि अमेरिका एज ए स्टेट पाकिस्तान के ऊपर किस हद तक प्रेशर डाल सकता है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर को जो कि अपोजिशन में है और जेल में है उसे रिहा करें। तो ये मेरा ख्याल है रियासतों ने तयन करना होता है। शख्सियात बिल्कुल मैटर करती हैं, लेकिन रियासतों के मुफादात मैटर करते हैं। अगर इस सारी सिचुएशन में अमेरिका को नज़र आएगा कि उन्होंने इमरान खान साहब को बतौर एंटी चाइना लीडर के तौर पे सपोर्ट करना है, तो फिर हो सकता है वो ये प्रेशर डालें कि हमें पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी भी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में CPEC पे काम रुक गया था। तो वो एक सेक्शन हो सकता है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब पे कोई नज़र करम हो। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि रियासत जो है वो रियासत के मुफादात को देखते हुए एक दूसरे से डील करती है। अब डील करने के हवाले से भी स्टेटमेंट है कि एटमी ताकत वाले ममालिक से अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि जी डील करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी मुख्तलिफ होगी। डू यू थिंक कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा, जबकि नून लीग के मुताबिक वो चाहते हैं कि जी उनका पाला हुआ बच्चा दोबारा इक़्तिदार में आए, ये भी स्टेटमेंट दी गई है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि वो अगर हम ये समझें कि इमरान खान साहब को तो वैसे यूटर्न लेने की बहुत आदत है। अभी 3 साल तक तो वो एंटी अमेरिकन लीडर के तौर पे सामने आए थे, और अब इस वक्त पूरी की पूरी PTI इस चीज़ के फ़ज़ाइल बयान करने में लगी है कि अमेरिका को इंसानी हकूक़ की कितनी फ़िक्र है। तो ये उनके तज़ादात तो बिल्कुल कंट्राडिक्शंस हैं। लेकिन देखना ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से उस चीज़ पे कितना प्रेशर लिया जाता है या उस चीज़ को रेजिस्ट किया जाता है, और ये भी देखना कि अमेरिका किस हद तक प्रेशर डालता है। कई दफ़ा ये होता है कि आप स्टेटमेंट्स की हद तक या उससे मिलती जुलती कोई सिचुएशन करके तो मीडिया में या अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए कह देते हैं कि हाँ जी हमने एक एफर्ट की है या हमने आवाज़ उठाई है, बट प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पे गज़ा का जो मामला है उसके अंदर स्टेटमेंट्स तो पूरी दुनिया में बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा। तो ये सिचुएशन मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ मैटर करती है कि उन्हें किसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है। अच्छा, मौलाना साहब भी पिछले दिनों बड़े नाराज़ थे, बिलाखिर उनकी मुलाकातों ने वो कुछ रंग लिया है, मुलाकातों से उनकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। जो मदारस रजिस्ट्रेशन के हवाले से इत्तफाक होने के कुछ करीब करीब चल रहे हैं मामलात। जी बिल्कुल, उसमें इशू ये था कि जो 9/11 के बाद एक डिस्कशन थी और फिर सानिया APS के बाद हुई कि जो मदारिस हैं उनको किस तरह से रजिस्टर किया जाए या उनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्या हो।
तो एक वो तरीका है जो पिछले 50-60 साल चलता रहा है, फिर एक ये है जो अभी पिछले 10-15 सालों में सामने आया है, जिसमें हमने देखा है कि एक डायरेक्टरेट बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। बुनियादी तनाज़ा वही है कि पहले एक NGO के स्टाइल के ऊपर जो रजिस्ट्रेशन होती थी वो थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुज़ाकरात के बाद वो जो दोनों ऑप्शंस हैं कहीं ना कहीं उनको इख्तियार कर लिया जाएगा कि जो लोग उधर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उनको भी कोई ना कोई आसानी मिल जाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो आपने गवर्नमेंट ने एक ओवरसाइट करना है ना, उसको निगरानी में लेके आना है। तो वो एक वजारत के साथ अगर कोई तनाज़ा चल रहा है तो दूसरी वजारत के साथ भी उस चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी चूँकि तहरीक इंसाफ से नई नई हुकूमत निकली है और उनके एहतजाजों से फारिग हुई है, तो अभी मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये चाह नहीं रही कि वो एक और ढोल अपने गले डालने और उसे उन्हें बजाना पड़े। तो इसलिए लगता है कि कोई 1-8 महीने के अंदर इस चीज़ के ऊपर किसी फाइनल सेटलमेंट पे वो पहुंच जाएंगे और दोनों तरीकों में से कहीं ना कहीं को एडजस्टमेंट निकालेंगे। होगी। ये जो आपने कहा कि अभी हुकूमत अफोर्ड या मुतहम्मिल नहीं हो सकती किसी और तरह के केओस की, लेकिन बात वही है कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये मामला हमेशा से हमने देखा है कि जब भी कोई मुख्तलिफ जमातें मिलकर एक हुकूमत बनाती हैं, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, उन्होंने भी एक कोई तकरीब के अंदर तनकीद की है हुकूमत के ऊपर, इंटरनेट के मामले को लेकर के भी और वैसे भी, तो उसमें बड़े चैलेंजेस हुकूमत के लिए मौजूद होते हैं, क्योंकि किसी वक्त कोई भी सियासी जमात या कोई भी मेंबर उठ के कोई तनकीद करता है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो लव हेट रिलेशनशिप है ये काफ़ी अरसे से है, जब से हम जानते हैं। डू यू थिंक कि ये चैलेंजेस अपनी जगह पे हुकूमत के लिए मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद इसलिए हैं कि ये जो इंटरनेट पे बंदिश है या VPN के मसाइल हैं, जिससे सारा लर्निंग का या बिज़नेस का काम मुतासिर हो रहा है, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और इसके डिफेंस में आप क्या कहेंगे? नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेंगे, वो तो एक बड़ी मुबहम सी टर्म है कि जिसको आप कहीं पे भी माजरत के साथ फिट कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि एक तरफ तो वो ये दावा करते हैं कि हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी हैं, साथ फिर जब ये पाबंदियाँ आती हैं और वो उसी गवर्नमेंट में होते हैं तो उनके लिए वो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और ये कई मॉडल्स हैं इंटरनेट पर पाबंदी के हवाले से, चेक एंड बैलेंस के हवाले से, लेकिन उसके अंदर जो यूथ है या वो लोग जो काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, उन पे पाबंदियां नहीं लगाई जाती। पॉलिटिकल स्क्रूटनी की जाती है, जिस तरह हमने देखा कि गल्फ के बहुत से कंट्रीज में है, चाइना में है, इस तरह के मॉडल्स हैं कि जहाँ पे आप पॉलिटिकल स्क्रूटनी करते हैं, लेकिन वो लोग जो ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप उनको मुतासिर नहीं करते। हाँ। तो यहाँ पे ये हुआ है कि सारा कुछ बैठ गया है, तो उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये बहरहाल एक मुश्किल है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने जब ये हुकूमत में आए भी थे, इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, तब भी पीपल्स पार्टी बड़ा सेफ प्ले किया था और ये सब ने बात की कि पीपल्स पार्टी ने बहुत सेफ प्ले किया है, क्योंकि जो इल्ज़ामात थे या जो भी प्रोग्रेस रिलेटेड इश्यूज थे वो नून लीग के ऊपर आए थे कहीं ना कहीं घूमकर। तो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो हो या कोई भी हो, उठकर किसी भी टाइम पे कोई भी तनकीद करता है और बाद में फिर उसके बाद हमें एक मुलाकात में हंसी मजाक में वो चीज़ ख़त्म होती हुई नज़र आती है। डू यू थिंक कि वो इस सारी सिचुएशन में ख़ुद को बड़ा सेफली मैनेज कर रही है पीपल्स पार्टी? जी, उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये है कि अगर इन हाउस चेंज हुई तो वो एक बहुत बड़े प्लेयर हो सकते हैं। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत बनाने का कोई ऐसा मौका उन्हें मिलता है तो कम से कम आवाम के सामने वो एक जस्टिफिकेशन रख सकें कि इन 5 या इन 10 मौक़ों पे हमने इख्तलाफ किया था और अब हम कुछ बेहतरी करेंगे। तो एक तो वो इत्तेहादी हैं, लेकिन दोनों का वोट बैंक सेपरेट है, वो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और दूसरा ये है कि इस वक्त चूँकि तहरीक इंसाफ कि वो ऑप्शन नहीं बन पा रही, तो पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये समझती है कि अगर आइंदा इक़्तिदार मिला तो फिर हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए फिर वो नून लीग के ऊपर कभी कभी थोड़ा सा सख्त हाथ रखते हैं, एहतजाज करते हैं, अपना इख्तलाफी नोट बताते हैं ताकि मुस्तकबिल की तैयारी की जा सके। अच्छा, कल मैं एक और टीवी चैनल के ऊपर भी एक इंटरव्यू में देख रही थी, पीपल्स पार्टी के एक मौसूफ थे, वो बैठे हुए यही कह रहे थे कि जी क्या कर रही है पंजाब हुकूमत, आप सिंध में आए, हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारा हेल्थ सेक्टर सब कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत को लगता है कि जो वज़ीर आला हैं या दीगर लोग हैं वो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट से लेकर क्रिसमस केक तक बांट रहे हैं, वो सारा कुछ चल रहा है। डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ ठीक है कि पंजाब के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ काम हुआ है तो सिंध के अंदर हुआ है? मैं इसको लिंक करूंगा कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट बनाने के वक्त पे,
पीपल्स पार्टी के काम नहीं हो रहे पंजाब में, जिसकी वजह से उन्हें शिकायत हैं। और पीपल्स पार्टी के काम करने का मतलब ही ये है कि गवर्नमेंट उनको अपने हाथ से स्पेस दे रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के काम होने शुरू हो जाएं। तो वो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है कि जिसमें हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है और उसके साथ साथ उन्होंने चलना है। अगर वो पंजाब में नून लीग अपने हाथ से पीपल्स पार्टी को स्पेस देना शुरू कर देगी तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। वो उन हलकों को लूज़ करने की पोजीशन में आ जाएंगे, या कम से कम एक कंटेंडर उनके सामने आ जाएगा कि जो उनका मुकाबला करेगा। तो इसलिए वो शिकवे शिकायत भी चलते रहते हैं। तरक्याती स्कीमें जो हैं या फंड्स हैं उसमें कभी वो कुछ दे देते हैं, कभी नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस वक्त पंजाब में तो डिपेंडेंट है, और उसी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए फिर वो कभी कभी एहतजाज भी करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन चूँकि मरकज़ के अंदर स्कोर कार्ड ऐसा है कि वहाँ से वो हिल नहीं सकते, तो इसलिए फिर उन्हें पंजाब में इस तरह से बयानात से काम चलाना पड़ता है। बयानात से। और इज़ इट सेल्फिश कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका हल्का लूज़ ना हो जाए या आपका वोटर इफेक्ट ना हो जाए, अवाम वही बेचारी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उनके मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। असूलन तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो ज़ाती मुफाद या जमाती मुफाद जो है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और ये बिल्कुल असूलन तो ऐसे होना चाहिए कि आप ग्राउंड पे इस चीज़ से बालातर होकर काम करें कि किस पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि अगर आप बुनियादी सहूलतें देंगे या आवाम तक डायरेक्ट एक्सेस होगी तो आवाम उसी की बुनियाद पे आपको अगली दफ़ा वोट भी करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पर उस तरह से सोचों में वुसअत नहीं है, एक आला ज़रफ़ी भी नहीं होती कभी कभी, तो उसमें फिर अपने लोगों का, अपने कारकुनान का, वर्कर्स का ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें फिर बाकी जमातें या जो आवाम है, मिडिल क्लास है, वो उसके अंदर बिल्कुल इफेक्ट होती है। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया। माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाएंगे जिन्हें एक एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको आपको इनके काम के अंदर बहुत डिफरेंट एक यूनिक टच मिलेगा। आप बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जी, जो अपने फ़न के अंदर हरूफ को बहुत अहमियत देते हैं। इनका आर्ट वर्क अगर बात की जाए तो दीगर आर्टिस्ट से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि ये हरूफ तहज्जी को आर्ट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और जो कि इनका जो बयान है, अंदाज़ है, वो बहुत डिफरेंट भी है। एक्सपेरिमेंटल मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो मुख्तलिफ तरह के आर्ट फॉर्म्स करते हैं, लेकिन हरूफ तहज्जी को इस्तेमाल करना ये इट्सेल्फ एक डिफरेंट चीज़ है। इसके अंदर एक मीनिंग भी है इनकी आर्ट के अंदर। किस तरह से साद को इंटरेस्ट हुआ, साद ने कैसे इसको शुरू किया, हमारे साथ साद महमूद मौजूद है स्टूडियोज़ में और अपने काम के साथ मौजूद है। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। साद कब से कर रहे हैं आप ये आर्ट? मैं आर्ट बेसिकली 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से, जिसमें मैंने इसका आगाज़ खताती से किया था, कुरानी खताती से माशाल्लाह। और जो मेरे टीचर थे वो वाजिद यकूत साहब थे, और फिर उन्होंने मुझे पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया। फिर देन आई वेंट टू NCA एंड आई डिड 1 ईयर डिप्लोमा इन पेंटिंग। ये 2016 की बात है, 15 से 16 हमारा बैच था। देन आई वेंट टू बीकन ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटी इन 2017। ओके। तो वहाँ आपने अपनी स्किल्स को थोड़ा पॉलिश किया, लर्न किया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा अपने आर्ट के हवाले से बताएं, किस तरह का है? जैसे मैंने तो बहुत एक छोटा सा तारुफ किया है, कैसे आप अपनी आर्ट को बेहतर कर रहे हैं और यूनिक कैसे है? मेरा काम बेसिकली डैमेज और रिपेयर के बारे में, डैमेज और रिपेयर के बारे में। मेरे सराउंडिंग में, मेरी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें एज एन आर्टिस्ट या एज एन ऑब्जर्वर जब मैं चीज़ें देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही होती हैं, डैमेज हुई होती हैं। तो मेरा एक एलिमेंट था कि इसको रिपेयर किस तरह से किया जाए, इसको री लाइफ किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो चूँकि मैं कुरानी खताती करता हूँ और बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये काम, जो ये वाला काम है जो मैं डिस्प्ले किया हुआ है, ये कलेक्शन पे बेस से काम था। कलेक्शन पे या उसमें मैंने रैंडमली बहुत सारी चीज़ों को जमा करना शुरू किया मसाजिद से, जिसमें गिलाफ थे, कुरानी सिपारे थे, नूरानी कायदे थी, रहेलें थी, जो पुरानी हो चुकी हुई हैं।
ठीक या है। जो शहीद हुई हैं थी, ठीक है। तो उनको उनकी कलेक्शन से मेरा काम बना था। ओह, और lovely। इसका जो एलिमेंट है वो डैमेज और रिपेयर के बारे में, अच्छा, जिसे तजदीदियत भी कहते हैं। ओके ओके, यानी जो चीज़ें शहीद हुई भी थी उनको कुरान रीलाइव पा- किस तरह से हाँ, किया उनको जाए। रीलाइव किया। और यहाँ पे हमने नज़र भी आ रहा है, ये वाला जो आर्ट पीस बिल्कुल मेरे साथ पड़ा हुआ है, ये कोई एक बहुत पुराना पेपर लग रहा है जी। कि शहीद हो गया था या इसको कोई इस तरह का था, और आपने इसके ऊपर कुछ गोल्ड का काम किया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। ये बेसिकली जो कलेक्शन है ये मसाजिद के स्टोर रूम से होती है, ठीक है। कब्रिस्तानों से होती है, ठीक Okay। है। और अक्सर हम जगह जगह देखते हैं कि ग्रीन कलर के बॉक्सेस पड़े होते हैं जिसमें लिखा होता है मुकद्दस और आकिस में डालें, हाँ। ठीक है। तो मेरी जो कलेक्शन होती है वो रिसर्च बेस होती है। मैं सराउंडिंग में जाता हूँ, दाएं बाएं जाता हूँ और चीज़ें देखता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, उनका कलेक्ट करता हूँ। अब वो चीज़ें आई डोंट नो कि 10 साल से पड़ी हुई हैं, 20 साल से पड़ी हुई हैं, ठीक है। उनको जमा करता हूँ, फिर उनकी रिस्टोरेशन का एक पूरा प्रोसेस है, जिसे पेज को क्लीन किया जाता है ताकि उसकी जो एक्चुअल जो विजुअल है इमेज का, क्योंकि हमारे पास एक इमेज है ना, ये जैसे मेरे पास के सामने काम है, एक इमेज हो गया, ठीक है। इसको और कितना खूबसूरत बना सकते हैं, जो चीज़ रीराइट कर सकते हैं उसको रीराइट किया मैंने। कुछ ठीक है। ऐसे एलिमेंट भी हैं, जैसे गोल्ड लीफ देख सकते हैं कि सोने का वर्क लगाया मैंने, तो जो एलिमेंट या जो पार्ट नहीं है उसकी जगह सोने का वर्क लगाया, इसलिए कि दिखाया जाए कि ये कितना कीमती था। वाह। लेकिन हमने इसको किस तरह से एक जगह पे रखा हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ ये वाली पेंटिंग के बारे में बताएं मुझे। अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप आती हैं। इस्लामिक ज्योमेट्री में 2 चीज़ें हैं, इस्लामिक आर्ट में बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक कुरानी खताती और एक इस्लामिक ज्योमेट्री है। ठीक है। अब मेरे पास खताती का एलिमेंट तो था मेरे काम में, लेकिन ज्योमेट्री का एलिमेंट नहीं था। अब ये जो काम है ये बेसिकली 2 सर्कल, जब 2 सर्कल मिलते हैं तो उसके बीच में एक स्पेस बनती है जिसे वेसिका पाइसेस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये जो पेजेस लगाए हुए हैं, ये छोटे छोटे बिल्कुल टाइनी पेजेस हैं जिनको आप रीड नहीं कर सकते कि पेज का रेफरेंस कहाँ से है और ये क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज हैं। अदर पेजेस में आप पढ़ सकते हैं कि ये सिपारा कहाँ से है और इसका पेज नंबर कहाँ से है, इसकी वर्स नंबर कौन सी है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, किसी ना किसी जगह आप मिला भी सकते हैं, इसका रेफरेंस ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो छोटे एलिमेंट्स हैं इनका आप ढूंढ नहीं सकते। तो उन छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनका, उसका और जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है उसका मैंने मिलाप किया है इसे। वेरी इंटरेस्टिंग साथ, ये बहुत क्रिएटिव एक चीज़ है। अच्छा, जाहिर है ये आपने चीज़, आपको शौक था, आपने उसको किया, लेकिन एक थॉट प्रोसेस होता है ना कि आपको आइडिया, आपने एग्जीक्यूट किया उसको, कहाँ से ये चीज़ आपको हिट की? कोई ऐसी चीज़ लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी आपकी जहाँ से आपको ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस तरह का काम, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना है? ये ऐसे नहीं था कि मैं किसी थॉट प्रोसेस से आया था या मैंने कोई प्लान बनाया था। दिस इज़ बेसिकली ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, और जो हमारे टीचर थे उनकी तरफ कुछ चीज़ें असाइन होती थी कि आपने ये प्रोजेक्ट करना है, तो कलेक्शन में ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल आई थी। ओके। तो कलेक्शन का जो आइडिया है कि आर्टिस्ट जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें उन्हें फैसिनेट करती हैं, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने कुछ प्ले करना है। तो आपको ये चीज़ें फैसिनेट करती थी? ये चीज़ें मुझे फैसिनेट करती हैं क्योंकि इस आर्टिस्ट के पास कलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब कोई आर्टिस्ट काम करता है उसके पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं काम करने के लिए, तो ये चीज़ें मैं बहुत सारी कलेक्ट करके रखता था अपने पास। तो मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये काम बाद में इस तरह से होगा। यूटिलाइज करेंगे आप उसको और आपकी आर्ट का एक फॉर्म बन जाएगा। Exactly। अच्छा साहब, मुझे बताएं आपका पेज किस नाम से इंस्टाग्राम पे? स्टूडियो आइन गाइन के नाम से पेज है। स्टूडियो आइन गाइन के आइन नाम गाइन। से। अच्छा, तो साथ अभी आपने कमर्शियली भी इस चीज़ को करना शुरू किया है? कोई एग्जीबिशंस आपके पेज के ऊपर लोग पसंद कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? 23 जनवरी 2024 इसमें मेरी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई थी सनत आर्ट गैलरी कराची में। ओके। उसके बाद 23 मार्च को मेरी हुई थी पाकिस्तान आर्ट फोरम में, और भी ग्रुप शोज चल रहे हैं मेरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली भी। लवली। और रिस्पॉन्स कैसा है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है? रिस्पॉन्स अच्छा है। जिस कम्युनिटी को सबसे पहले मैंने काम दिखाना शुरू किया वहाँ से तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। Okay। लेकिन इस एलिमेंट को प्रॉपर एक कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं इन पेजेस के साथ क्या कर रहा हूँ और ये मैं इसको कलेक्ट कहाँ से करता हूँ, फिर मेरा प्रोसेस क्या है, इसको समझाने में और बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। या एक्सेप्ट करने में भी, लोगों को उस चीज़ को जो के लिए प्रिसीव करने में, क्योंकि Exactly। जाहिर है आपने मुझे चीज़ बताई, मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा कि जो आपके कुरान पाक के पेजेस ख़राब हो गए हैं, शहीद हो गए हैं या यूज़ नहीं हो रहे, उनको आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बेसिकली ये आर्ट की खूबसूरती है। बेशक। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्ट। हमें आर्ट और आर्टिस्ट के बारे में रीथिंक करना पड़ेगा, री इमेजिन करना पड़ेगा आर्ट और आर्टिस्ट क्या हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ कोई कलरफुल पेंटिंग बनाने वाला ही आर्टिस्ट हो सकता है, या आर्टिस्ट को गाने वाला ही आर्टिस्ट हो सकता है, या कोई
तबला बजाने वाला आर्टिस्ट हो सकता है। आर्टिस्ट और आर्ट को रीथिंक और री इमेजिन करना पड़ेगा कि आर्ट और आर्टिस्ट क्या है और इनका पर्पस क्या है। ठीक है, हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो डिज़ाइनर या आर्टिस्ट ने बनाई हुई हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि डिज़ाइनर का काम है या आर्टिस्ट का काम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक और है। जो मेरा जो स्टूडियो का नाम वो आइन गाइन इसलिए था कि आइन और गाइन ये हरूफ तहजी के दो लेटर्स हैं। आइन इज़ अबाउट लाइफ एंड गाइन इज़ अबाउट डेथ। ओह लवली तो लवली, ये डैमेज और रिपेयर दोनों इसी चीज़ में आते हैं। ज़बरदस्त, वेरी वेरी क्रिएटिव। अच्छा साथ आगे क्या प्लान है अपनी इन पेंटिंग्स को, अपने इस काम को मज़ीद मॉडिफाई करना है, इसका कोई और आपने डायमेंशन ढूंढनी है, क्या सोचा है? मेरा जो काम है ये कोई वन डायमेंशनल नहीं है, एक दिस इज़ लाइक मल्टी डायमेंशनल वर्क। इसमें जैसे मैंने काम शुरू किया कुरान पाक से और फिर इसको रिसर्च बेस्ड काम था, इसको आगे मेरी जर्नी चलती है, इसको फिर मैं अपने रीजन में लेके आया हूँ। ठीक है कि ये जो वर्सेस हैं ये तो अरबिक में थी, जब हमारे पास आई तो फिर उसमें अराब लगाए गए ताकि जो अजमी लोग हैं उसको पढ़ सकें, रीड कर सकें। तो अजमी लोगों के पढ़ने के लिए अराब इसमें ऐड किए गए। तो इसकी बाद की जो सीरीज़ है वो ज़ेर ज़बर पे है कि ज़ेर ज़बर का एलिमेंट नहीं था, उसको कुरान पाक के वर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें अराब लगाए गए। तो अराब के ऊपर भी काम है कि हम जनरेशन टू जनरेशन कुरान पाक पढ़ रहे हैं और तलफ़ुज़ पे या उसकी अदायगी पे हमारा बहुत ज़ोर होता है, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं होता कि उस वर्स में या आयत में बात क्या हो रही है। एब्सोल्युटली, हमें पता ही नहीं होता, हम उसको तफसीर भी कहते हैं। तफसीर भी कहते हैं कि हम अल्लाह ताला हमसे जो डायरेक्ट बात कर रहे हैं वो हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, हम पढ़ तो रहे होते हैं, हमें अरबिक को समझ नहीं आ रही होती और हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो मेरा काम उसके बारे में भी है कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं है। ठीक है। That's very important. फिर इस चीज़ के बारे में बहुत सारे हमारे सूफीज़म के लोगों ने काम किया। बुल्ले शाह ने इसके बारे में लिखा है, बाबा फरीद ने लिखा है, ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे सूफ़ी शायर हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है। जैसे मेरा ताल्लुक़ एक सूफ़ी घराने से है, हमारा हमारा सिलसिला है वो सिलसिला कादरिया कलंदरिया है, चकवाल में पीर खाकी शाह के नाम से दरबार है। तो हमारा जो एक मिशन है जिसे मोहब्बत मिशन के नाम से हम जाने जाते हैं, तो उसका पर्पज़ ही यही है कि हम एक चीज़ के बारे में आगाह कर सकें कि हम कौन हैं और हमारी असल और बेस क्या है और हम क्या करें, हमें जाना किस साइड पे है। ठीक है, तो ये उसका एक एलिमेंट है। बेशक बेशक, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्रिएटिव। साथ बहुत अच्छा लगा आपके काम को देखकर, जानकर, और आपकी जो ये बहुत ज़्यादा डायमेंशंस वाला काम है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़ाहिर है आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें आर्टिस्ट और उसकी आर्ट को री इमेजिन करना पड़ेगा कि सिर्फ एक पेंटिंग बनाने वाला आर्टिस्ट नहीं है या कोई गाने वाला आर्टिस्ट नहीं है, ये भी आर्ट की एक फॉर्म है और इसको हमें रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा। साथ में महमूद हमारे साथ मौजूद थे जी, थैंक यू वेरी मच साथ, बहुत शुक्रिया। मुनीर न्याजी और खुशबुओं की शायरा परवीन शाकिर को हम याद करें। इस वक्त हमारे साथ मेजर शहजाद नैयर रिटायर्ड साहब मौजूद हैं और ये शायर भी हैं, फिक्शन राइटर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। आज हम बहुत दो अहम शख्सियात के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने ये रिपोर्ट तो देखी है, मैं चाहूँगी आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी, रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है दोनों शुअरा के हवाले से। ये बात दुरुस्त है कि मुनीर न्याजी और परवीन शाकिर दोनों पाकिस्तानी उर्दू अदब का बहुत नुमायाँ और मोतबर हवाला हैं, दोनों नाम। मुनीर न्याजी 1928 में पैदा हुए मशरक़ी पंजाब में और क़याम पाकिस्तान से पहले कुछ उनकी शेरी पहचान बन चुकी थी। उनकी नज़में, गज़लें अदबी जराइद और रसाइल में शाया होती थी। दूसरी तरफ परवीन शाकिर हैं, वो 1952 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाईं और 1994 में उनका इस्लामाबाद में ट्रैफिक के एक हादसे में अलमनाक उनकी वफ़ात हुई, जबकि मुनीर न्याजी का इंतकाल 2006 में हुआ। अगर हम ये देखें कि परवीन शाकिर के पास अपनी अदबी तहसीलात के लिए वक्त कम था मुनीर न्याजी की निस्बत। देखिए, वो 1928 में पैदा हुए और 2006 में इंतकाल हुआ। परवीन शाकिर 1952 में पैदा हुई और 1994 में उनका इंतकाल हुआ। इसके बावजूद ये दोनों नाम नहायत अहम समझे जाते हैं उर्दू अदब की तारीख़ में, और ये भी कुदरत का एक कह लीजिए इत्तफ़ाक़ ही है कि दोनों का जो यौम वफ़ात है 26 दिसंबर वो एक है।
पहले मैं मुनीर न्याज़ी पर थोड़ी बात करूँगा। ये वो वक्त था जब उर्दू शायरी के उफ़ुक़ पर फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम क़ासमी, नज़्म में नून मीम राशिद, मजीद अमजद और ख़ास तरह की एक रोमांटिक शायरी में अख्तरुल ईमान, अख्तर शीरानी, इन नामों का, और फिर साहिर लुधियानवी, ये वो दौर था जिसमें मुनीर न्याज़ी शेर कह रहे थे। शायरी बहुत लोग कर रहे होते हैं, जिसको कुछ इख्तिसास हासिल हो, जो ज़रा मुख्तलिफ कहे, ज़रा मुनफरिद कहे, उसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब मुनीर न्याज़ी ने उदासी और फ़र्द की जो कायनात में हैसियत है उसकी शायरी की। उनके यहाँ रिवायती मानों में उस तरह नग़्मा इनक़लाब नहीं है जैसा हमें फैज़ के यहाँ मिलता है, या साहिर के यहाँ कैफ़ी आज़मी, मजरू सुल्तानपुरी, उस तरह नहीं है। इसके बावजूद वो इंसान के दुखों पर सोचते हैं और वो सियासी समाजी हालात से भी बेखबर नहीं हैं, उसका इजहार भी करते हैं। मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, मुनीर न्याज़ी कहते हैं, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, इलेक्शन, शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, शहर भर में फिर मुझे नामोतबर उसने किया। तो देखिए कि जो समाजी इजहार है उसके बावजूद मुनीर के यहाँ एक अजीब तरह की रुमानवियत है जिसके अंदर उदासी घुली हुई है। वो रिवायती मानों में उस तरह के शायर नहीं थे जो जोड़ तोड़ से काम लेते हैं, ख़ुद को नुमायाँ करने की कोशिशें करते हैं, बल्कि हम उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो उनके यहाँ एक दरवेशी, एक तसव्वुफ़ और सिंप्लिसिटी और क़नाअत मौजूद थी। मैं मुनीर न्याज़ी के साथ मुझे चंद मुशायरे पढ़ने का एज़ाज़ हासिल हुआ और मेरे घर के ड्राइंग रूम में जो तस्वीर लगी है उसमें मैं मुनीर न्याज़ी साहब के हाथों से एक अवार्ड वसूल कर रहा हूँ, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम अवार्ड। अब मुनीर न्याज़ी अपनी उम्र के आखिर तक अदबी मंजरनामे पर फ़ाल रहे, अपनी शायरी में, मुशायरों में, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया कि वो न सिर्फ़ उर्दू बल्कि पंजाबी शायरी भी करते थे। कुछ उंजवी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। तो मुनीर न्याज़ी के हाँ इस तरह की कैफियत बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मेरे साहब, जिस तरह से भी आपने ख़ुद भी बात की कि उस वक्त एक जो सेंसिटिविटी थी और भी शायर थे जो शायरी कर रहे थे और अपने अपने लिहाज से अपने अपने जॉनरा में बहुत अजीम शायर थे वो। जी। लेकिन जो एक सेंसिटिविटी होती है एक शायर के अंदर और एक मैसेज को कन्वे करना होता है, मैं चाहूँगी आप उस पहलू से भी मुनीर न्याज़ी का हमें बताएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो आपने उनकी तस्वीरें देखी, वो ज़ाहिरी तौर पे बहुत खूबसूरत थे, बहुत हुस्न और जमाल का पैकर थे। बेशक। फिर उनके मिजाज में भी एक महबूबियत थी। अब ये सब चीज़ें वो हैं जो शेरी हिस्सियत को, जिसे अपने सेंसिटिविटी का, उसको जन्म देती हैं और शायरी में वो गहराई पैदा करती हैं, वो एहसास पैदा करती हैं जो सिर्फ़ उसी का एहसास नहीं रहता जो शायर है, बल्कि वो लाखों करोड़ों लोगों का एहसास बन जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि मुनीर न्याज़ी ने कुछ अरसा फ़ौज की नौकरी भी की। वो नेवी में, जब ऑल इंडिया नेवी थी पाकिस्तान बनने से पहले, उसमें मुलाजिम थे। अब फ़ौज कोई भी हो, वो नेवी हो, वो एयरफोर्स हो, वो आर्मी हो, उसकी एक अपनी डिसिप्लिन लाइफ होती है उसकी। तो मुनीर न्याज़ी चंद साल ही में समझ गए कि ये शोबा मेरे लिए नहीं है। उन्होंने फिर नेवी की मुलाजमत तर्क कर दी और उसके बाद वो शायरी की तरफ आ गए। अच्छा, कुछ अरसा उन्होंने एक अदबी रिसाला भी निकाला।
अब अदबी रिसाले के लिए भी किसी जोखम से गुज़रना पड़ता है, तख्लीकारों से राब्ते करने, फिर उनकी खट्टी मीठी भी सुननी, जी मेरी गज़ल यहाँ क्यों छाप दी, वहाँ क्यों नहीं छापी, वगैरह वगैरह। तो चंद साल बाद मुनीर नियाज़ी ने सोचा कि मुझसे ये भी नहीं होगा। सही। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो सरतापा शायर थे। क्या बात है। वो अपने अंदर बाहर से शायर थे। ज़बरदस्त। वो तर्ज़ एहसास में भी शायर थे और तर्ज़ हयात में भी शायर थे। क्या बात। ज़िंदगी भी शायराना अंदाज में गुजारते थे। अच्छा। अब जिन जगहों पे मैं अलहमरा में मैं उनके साथ मुशायरे में था, कई दफ़ा मुझे मौका मिला, तो वो स्टेज पर बैठे होते थे तो एक हल्की सी मुस्कुराहट और जैसे किसी और ही दुनिया में हैं, और किसी का कोई बहुत अच्छा शेर आता तो गर्दन मोड़ के उसको थोड़ी सी दाद दे दी, फिर अपनी दुनिया में गुम हो गए। फिर किसी के यहाँ कोई चमकता दमकता शेर आया, फिर उसे दाद दे दी, फिर अपनी दुनिया में गुम हो गए। तो इस सारी कैफियत ने उनकी शायरी में वो चीज़ पैदा की कि देखिए कि आज हम बैठे उनको याद कर रहे हैं, उनके शेर दोहरा रहे हैं। और फिल्मी गीतों का आपने जिक्र किया आप रिपोर्ट में, तो फिल्मी गीत भी उन्होंने बहुत अच्छे, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छी शायरी है उनकी। उनकी किताब है एक तेज़ हवा और तन्हा फूल, उसमें नज़में भी हैं, गज़लें भी हैं। और देखिए कि नज़म में भी ये आप थोड़ी सी बात कर लें, फिर मैं उनकी नज़म निगारी पर अलग से चंद जुमले अच्छा, मैं चाहूँ कि आप वो जुमले कंप्लीट कर लें, फिर हम परवीन शाकिर पे भी आते हैं। जी ठीक है। अच्छा, आमतौर पे मुनीर नियाज़ी साहिब को ज़्यादातर गज़ल का शायर समझा जाता है, लेकिन मेरा मुतालिया और मेरी राय ये है कि वो उर्दू नज़म के भी काबिल कद्र, काबिल ज़िक्र शायर हैं। नज़म को भी उन्होंने एक ऐसा उसलूब दिया जो हल्का फुल्का है, जो सुबक है, जिसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ, बहुत गहराइयाँ नहीं हैं। हाँ, तर्ज़ एहसास की शिद्दत बहुत है। वो कहती है खोलो ये भारी दरवाज़ा, मैं कहता हूँ क्यों। उसके बाद एक तेज़ हवा और गहरी चुप का शोर। अब यहाँ वो नज़म रोक देते हैं। उन्होंने एक ऐसा उसलूब मुतारफ़ कराया उर्दू नज़म में जिसमें बहुत ज़्यादा खोल के और पूरी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बल्कि चंद इशारे देकर एक कैफियत के सुपुर्द करके कारी को तो आगे बढ़ जाना है। उनकी बहुत सारी नज़में इस टेक्निक के ऊपर हैं। और उन्होंने उर्दू नज़म के अंदर हिस्सियत, वो गहरी हिस्सियत और उदासी और कुछ पुरअसरारियत का लफ्ज़ बहुत अच्छा है। आप हैरान होंगी कि उनके यहाँ रात, जंगल, हवा, चुड़ैल, इस तरह के अल्फाज शायरी में मिलते हैं। और वो उससे मैं एक शेर सुनाता हूँ मुनीर नियाज़ी का कि निकला जो चाँद, इसकी कैफियत को देखिएगा। निकला जो चाँद आई महक तेज़ सी मुनीर, मेरे सिवा भी बाग में कोई ज़रूर था। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा, जिस तरह से अभी हम मुनीर नियाज़ी के हवाले से बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उनको नज़म के हवाले से भी एक बहुत मकाम व मर्तबा हासिल है, लेकिन हम दूसरी जानिब परवीन शाकिर साहिबा की भी बात करें। खुशबुओं की शायरा कहा जाता है और ख़वातीन, निस्वानियत और जिस तरह से उन्होंने जज्बात की अक्कासी की है अपनी शायरी के अंदर, ये बहुत कम लोग कर पाए हैं अभी तक और करते भी हैं। आप उनके हवाले से क्या? देखिए, परवीन शाकिर साहिबा बिलाशुबा उर्दू शायरी में पहली बार निसाई और निस्वानी जज्बात को, यानी फेमिनिश और फेमिनिस्ट दोनों तरह के जज्बात को इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने। अच्छा, उससे पहले उर्दू अदब के उफ़ुक़ पर, उर्दू शायरी के उफ़ुक़ पर अदा जाफ़री थी, और उनसे कुछ पहले जैसे फ़हमीदा रियाज़, किश्वर नाहीद, ये नाम मौजूद थे। लेकिन जिस तरह एक लड़की और बाद अज़ां एक औरत उसके नज़ाकत भरे एहसासात को और जमालियात भरे एहसासात को परवीन शाकिर ने अपनी शायरी में समोया, उस तरह कम ही किसी ने समोया होगा। फ़हमीदा रियाज़ के यहाँ एक बुलंद आहंगी है फेमिनिज़म को लेकर। बुलंद आहंगी से मेरी मुराद ये है कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड होकर, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वे में
बात करती हैं और उनमें मज़ाहमत की आवाज़ बुलंद तर है। परवीन शाकिर धीमे लहजे की शायरा हैं, धीमी बात में अपनी बात पहुंचा देती हैं, धीमे लहजे में अपनी बात पहुंचा देती हैं। और उनसे कुछ पहले एक थी फ़ारसी शायरा, फ़रोग़ फ़र्रुख़ज़ाद उनका नाम था, फ़रोग़ फ़र्रुख़ज़ाद। फ़र्रुख़ज़ाद ने फ़ारसी शायरी में औरत की आवाज़ को बहुत ज़्यादा बुलंद किया और उसका पूरी दुनिया में गलगला था। परवीन शाकिर के यहाँ और फ़रोग़ फ़र्रुख़ज़ाद के यहाँ बहुत सारी ममासलतें हैं। जिस तरह उन्होंने फ़ारसी में औरत के अंदर छुपे हुए जज्बात व एहसासात को ज़बान दी, जो इससे पहले शायरी का हिस्सा नहीं थी। मैंने अदा जाफ़री का नाम लिया, उनके यहाँ भी ये एहसास मौजूद है, लेकिन परवीन शाकिर ने शायद ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा गहराई से इस एहसास को अपनी शायरी में बयान किया और इस तरह के शेर दिए। मतलब अब उनकी बेबाकी देखिए कि आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह ना हो। आज की माशरत में ज़रा ये शेर रख के देखिए कि अपने महबूब की आमद पर एक लड़की कह रही है कि आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह ना हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया कि मैं तुम आए हो तो मैं इत्र का भी बंदोबस्त करूंगी, चराग भी जलाऊंगी और सुबह यानी मैं कशी का भी बंदोबस्त करूंगी जब तुम आओ तो इस तरह के एहसासात और जज्बात जो औरत के यहाँ होते थे लेकिन उनको ज़ुबान नहीं मिली थी, वो परवीन शाकिर ने बहुत खूबसूरती से बयान किए। मुनीर न्याज़ी और परवीन शाकिर के दो अशार मैं जहन में रख के आया था ज़रूर कि दोनों में रेल का ज़िक्र है और तर्ज़ एहसास में देखिए कि मुमासलत कैसी है। परवीन शाकिर कहती हैं कि रेल की सीटी में कैसे हिज्र की तमहीद थी, रेल की सीटी में कैसे हिज्र की तमहीद थी, उसको रुखसत करके घर लौटे तो अंदाज़ा हुआ। वाह। और मुनीर न्याज़ी कहते हैं कि सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, सुबह काज़िब की हवा में दर्द था कितना मुनीर, रेल की सीटी बजी तो दिल लहू से भर गया। क्या बात। तो अब इन दोनों अशार से जो रेल के मौजू पर हैं, आपको उन दोनों शुअरा के जज्बात का मवाजना करने में, कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि मुनीर के यहाँ दर्द की कैफियत का एक ऐसा एहसास है जो बैक वक्त खारजी भी है। रेल की सीटी बजी, बाहर की दुनिया में रेल की सीटी बजी, हुआ कुछ अंदर दाखिली दुनिया में दिल लहू से भर गया। क्या बात है। और जो परवीन शाकिर है वो बिल्कुल एक लड़की जिस तरह सोचती है कि जब मैं उसे रेलवे स्टेशन पर रुखसत करने गई थी तो मुझे नहीं लगता था कि ये हिज्र इतना भारी पड़ेगा मुझ पर, तो जब रेल की सीटी बजी, कूच का इशारा हुआ तो घर आकर वो चली गई, तो घर आके पता चला हो ये तो कितना बड़ा वाक़या हो गया। अच्छा मेरे साथ क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, हमने इन दोनों शायरों को याद तो किया, आप खुद भी एक शायर हैं, राइटर हैं। मैं चाहूँगी इन द एंड हमें ब्रेक पर जाना है, लेकिन जाते जाते आप कुछ अपना सुनाएं हमें। जी मैं पेश करता हूँ कि मेरा नहीं तो वो अपना ही कुछ ख्याल करे, उसे कहो कि ताल्लुक़ को फिर बहाल करे, निगाह यार ना हो तो निखर नहीं पाता, कोई जमाल की जितनी भी देखभाल करे, कलाम कर कि मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो, कलाम कर के मेरे लफ्ज़ को सहूलत हो, तेरा सकूत मेरी गुफ्तगू मुहाल करे, न गुज़रे वक्त का पूछे न आने वाले का, कोई सवाल करे भी तो हस्बे हाल करे। और शेर देखिए कि वो होंठ हों कि तबस्सुम सकूत हो कि सुखन, वो होंठ हों कि तबस्सुम सकूत हो कि सुखन, तेरा जमाल हर एक रंग में कमाल करे। और मैं उसका फूल हूँ नैयर सो उस पे छोड़ दिया, मैं उसका फूल हूँ नैयर सो उस पे छोड़ दिया, वो गेसुओं में सजाए के पायमाल करे। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। मेजर शहजाद नैयर रिटायर साहब मौजूद थे जी। परवीन शाकिर साहिब और मुनीर न्याज़ी को आज हम याद कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आपको पता है कि पाकिस्तानी कल्चर जो हमारी सकाफ़त है वो बहुत रिच है और इसको दुनिया भर के अंदर पॉजिटिवली पोर्ट्रे करना, इसमें बहुत सारे लोग अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज हमारे साथ जी सैयद असगर नकवी मौजूद हैं जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन कल्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और पाकिस्तानी सकाफ़त की तरवीज हो, इसकी इंटरनेशनली जो कह लें उसको अच्छे अंदाज में पोर्ट्रे करने के हवाले से बड़ी इनकी जो कह लें एक्टिव नज़र आते हैं। पाकिस्तानी कल्चर हो, अपनी तारीख़ी विरसा हो, तहज़ीब हो, रवायात हो, उसके हवाले से दुनिया भर में एक मुनफरिद हैसियत भी रखता है। और सैयद असगर नकवी ने जी सकाफ़त को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ख़ासे इक़दाम भी किए हैं। पाकिस्तानी फ़नून अदब हो, मौसीकी हो या अहम अनासर को आलमी सतह पर मुतारफ़ भी करवाया और उसको बहुत अच्छे अंदाज में पोर्ट्रे भी कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी को लेकर बड़े वहाँ पे जो कह लें रिगार्ड किया जाता है, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और इसमें इनका किरदार भी बड़ा अहम है। कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि ये अपनी जो तंजीम के तहत जो भी काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तानी कल्चर को फ़रोग देने के लिए, इनकी एफर्ट्स, इनकी सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच असगर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अर्मिला, बहुत शुक्रिया आज बुलाने का और ये मौका देने का ताकि हम बता सकें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी कितना ज़बरदस्त काम कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। डेफिनेटली आपसे मज़ीद भी बात करेंगे। अच्छा जी, साथ साथ फिटनेस को लेके हमने आज ज़रूर बात करनी है। आपको पता है मौसम सरमा के अंदर बहुत सुस्ती होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम घर पे रहें, निकलने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन आपने इस मौसम में भी अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होता है। और सर्दी में वर्जिश ना करना क्या नुकसान दे सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को फ़िट रख सकते हैं सारे वेदर के अंदर। हमारे साथ खिज़र हयात मौजूद हैं जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो असगर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। मैं थोड़ा सा आपकी तंजीम का तारुफ चाहती हूँ, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन कल्चर एसोसिएशन क्वींसलैंड में 1984 में रजिस्टर हुई और ये काम तो हमेशा कल्चरल और हेरिटेज और अब हमारे जो है उसको ऑस्ट्रेलिया में फैलाने के ऊपर काम करती रही है। लेकिन हमने मिशन ये बनाया कि किस तरीके के साथ हम इसको पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैलाएं कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है, पाकिस्तानी फूड क्या है, पाकिस्तानी म्यूज़िक क्या है। हमारे कल्चर इतना इनरिच्ड है तो हमने ऑस्ट्रेलिया में पहला पाकिस्तान डे का इवेंट खुले आम शहर के अंदर पहली दफ़ा 3 साल पहले किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाइड सबसे पहली दफ़ा हुआ। और उसमें कोई 5000 लोग आए जिन्होंने पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी कवालियाँ, उसके बाद पाकिस्तानी आर्ट, मौसीकी और फ़नून लतीफ़ा और ट्रक आर्ट उसको को देखा और उससे बड़ा ज़्यादा तकरीबन 10 से 15 हज़ार ऑस्ट्रेलियंस आए। तो हर एक के लिए आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। इस सारे काम को देखते हुए और हमने फिर उर्दू ज़ुबान के लिए जो काम किया, तो अब वहाँ पे क्वींसलैंड के अंदर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल हमारे काम को रिकगनाइज़ करते हुए अब सारे के सारे जो बिल्डिंग्स हैं उनको पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लाइट अप करती है ग्रीन एंड वाइट में और कहती है कि जितना ये कम्युनिटी सिर्फ कल्चर और आर्ट के लिए नहीं, लोगों की हेल्प करने के लिए जितना काम कर रही है, इस तरह की बहुत कम कम्युनिटीज़ हैं। लवली। अच्छा, जाहिर है पाकिस्तान में चाहूँगी वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो किस तरह से आपस में क्या इतनी एक्टिव और इंगेज है, जिस तरह आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम कर रहे हैं, उस कम्युनिटी का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इट कैसा है? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, क्योंकि देखिए मैं एक इकाई हूँ, सिर्फ एक शख्स हूँ, जबकि जो कम्युनिटी है वो 2 हाथों को जोड़ने से बनती है। और वहाँ की कम्युनिटी का इतना प्रोएक्टिव रोल है कि वहाँ पे हमारे कैंसर पेशेंट्स, होमलेस लोग जो हैं, पिछले 3 सालों में हम लोगों ने एज अ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है उन्होंने 1.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि 30 करोड़ रुपया बनता है, वो उन्होंने कैंसर पेशेंट्स जिनकी कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी, किसी होमलेस वगैरह के लिए कोई सपोर्ट नहीं थी, उनके लिए इकट्ठा किया। तो कम्युनिटी जो है वहाँ पे कहीं पे भी किसी का कोई मसला आता है, जब उनको पता है कि एक अदारा मौजूद है और इसके के ज़रिए एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम होगा, तो लोगों का एतबार भी आता है। और इस चीज़ ने हमें एज अ पाकिस्तानी हमारा सर फ़ख्र से बुलंद भी किया है। और मेरे नज़दीक ये सारी की सारी सोच जो है, ये हमारे जो कायद-ए-आज़म मोहतरम कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान बनाया, उसी सोच के मुतरादिफ हम वहाँ पे पाकिस्तान का नाम ऊंचा कर रहे हैं। डेफिनेटली, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा खिज़र साहब, इस मौसम के अंदर बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता कि आप जिम जाएं, निकलें घर से और एक्सरसाइज करें, क्या टिप्स देंगे आज हमें एक्सरसाइज को लेकर? ये फिटनेस के बारे में बहुत इशू चल रहा है। इसमें लेडीज़ हमारी जो है ना, वो घर में एक्सरसाइज टाइम नहीं होता, ये घर में वो एक्सरसाइज करने के लिए उनके लिए
कोशिश करनी चाहिए घर में फ़िटनेस के लिए। सबसे बड़ा ये इशू हमारे चल रहा है कि डाइट का नॉलेज नहीं है हमें। ये फिटनेस फिट रहने के लिए डाइट सबसे ज़रूरी है। एक्सरसाइज आती है लेकिन डाइट आपकी 70% डाइट आपको फिट रखती है। जो हमारे इतना इशू है इधर के नॉलेज नहीं है, हमारी जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं उनको नॉलेज नहीं है। आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में डाइट, ठीक है, उसमें आप ये है कि आप ये 3 चीज़ों पे बॉडी चल रही होती है, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अब ये आपने ये इसको मैनेज करना है कि आपने अब गोल क्या है आपका, जो ज़िंदगी में गोल होता है ना इंसान का, सबसे बड़ी बात ये होती है। अब आपका गोल जिस तरह का गोल होता है ना, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं या लेडीज़ ऐसी होती हैं जो स्मार्ट होती हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने हेल्थी होना है, उनका गोल रहता है। अब बाज़ हेल्थी हैं, उन्होंने लूज़ करना है वेट, उनका गोल रहता है। इस मामले से, इस हिसाब से ना आपने उसको डाइट को मैनेज करना है। सबसे मेन पॉइंट आपका डाइट है, ठीक है। अब उसको डाइट को मैनेज करना है, आपने डाइट को मैनेज करेंगे, उसके साथ आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। और आज आप हमें कौन सी एक्सरसाइजेस बताएंगे? इसमें आप घर में आप कार्डियो कर सकती हैं, घर में कार्डियो हो सकती है, कंपाउंड एक्सरसाइज होती है, वो एक छोटे से डंबल होते हैं 2 kg या 3 kg जो लेडीज़ इजी को घर में कर सकती हैं, तो वो आप घर में वो, अगर आप हमें थोड़ा सा डेमो दे दें। मैं वो कर सकता हूँ। आप इजी है कि आप सबसे पहले जब आपने एक्सरसाइज करनी है ना, तो बॉडी को वार्म अप करना है सबसे पहले आपने, ठीक है। वो करके उसके बाद आपने, अगर घर में आपके कुछ साइकिल वगैरह है तो वो चला लें तो वो सबसे अच्छा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मेन एक्सरसाइज होती हैं 3 जो घर में आप इजी होकर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने वार्म अप करके उसके बाद आपने क्रंचेस होती है, एक लेग रेज़, क्रंचेस और प्लैंक्स। ये 3 एक्सरसाइज आप बॉडी में पर डे लाजमी करें। वो अपनी फिट रहने के लिए अपनी बॉडी को आधा घंटा ज़रूर दें टाइम, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ये इशू हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या यंग लड़कों में हो रहा है। मेरे पास जिम में मेरा बॉडी बिल्डिंग, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, मैं मिस्टर लाहौर 2024 का मिस्टर लाहौर हूँ। उसके बाद मैंने पाकिस्तान गोल्ड में हूँ, पाकिस्तान गोल्ड मेडल लिया हुआ मैंने पंजाब में, पाकिस्तान में। तो ये है कि उसमें ये हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे ना रोज़मर्रा। ये जो डाइट्स हमारी ऐसी हैं, जो फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं, मुझसे ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहे हैं। आप प्लीज़ एक्सरसाइज करके बता दें। आप सबसे पहले ये क्रंचीज होती है, ठीक है, ये करके इसके बाद ये एक्सरसाइज है क्रंचीज। उसके बाद लेग रेजेस होती है, ये आप ये पोजीशन में ये लेग रेजेस है। और ये कितने सेट्स करने हैं? ये आप 4 सेट्स करें कम से कम। ये 15-20 रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ाते जाएँ। और तीसरी एक्सरसाइज है ये प्लैंक्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज करने से आपका एक तो वेट भी लूज़ होगा, और ये कार्डियो में आती है। कार्डियो इंसान को डेली, ठीक है, घर पे करना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, असगर साहब, जैसे आपने खुद भी कहा कि आप लोगों ने अभी एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें पाकिस्तानी कल्चर देखने को मिला। इस तरह की क्या कम्युनिटी सतह पे भी कोई एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी ही पाकिस्तानी कम्युनिटी सिर्फ इंगेज कर रही हो और कोई बेटर तौर पर एक पोर्ट्रे कर रही हो? मैं क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियंस के लिए ये वाला कल्चर एक डिफरेंट भी है, ज़ाहिर है हमारा बहुत एक रिच कल्चर है, उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है एक्सपीरियंस करने के हवाले से। बिल्कुल। तो कम्युनिटी देखें, इंडिविजुअल लेवल पे तो हमेशा हर जगह पे करती है, और जिस तरह आपने कहा भी कि कल्चर जो है वही लोगों को करीब लेके आता है। और जिस तरह आपने ने अभी जिक्र भी किया कि हमारा म्यूज़िक, हमारी कवालियाँ हो गई, मुल्तान का सोहन हलवा हो गया, शरपुर के गुलाब जामुन हो गए, सिंधी अजरक हो गई, अब हमारे पश्तून जो भाइयों का जो इखलाक और एक प्यार जो है, तो आप पूरे पाकिस्तान को अगर आप जब लेके आते हैं और जब आप सारों के सामने दिखाते हैं, तो यकीन माने कि ऑस्ट्रेलियंस जो है वो हैरान भी होते हैं कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है एक इनका का क्या कैलीग्राफी, क्या खाने, हमारे खानों के ही आप सिर्फ खाने खोल दें तो हर गोरा जो है वो दीवाना हो जाता है। तो ये बड़ा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने इस चीज़ को ओपन अप किया है। इंस्टेड ऑफ इनवर्ड्स हमने इसको आउटवर्ड किया है। और हमने किया ये है कि हमने सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी को टच नहीं किया, या सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस को नहीं, हम वहाँ पे इंडियंस, नेपालीस और डिफरेंट जितनी अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको एंगेज करते हुए उनको बता रहे हैं कि ये हमारा कल्चर, ये हमारा बैकग्राउंड है। और इस तरीके के साथ अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र, इसी बेसिस के ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल के लॉर्ड मेयर ने ऑस्ट्रेलिया डे का अवार्ड दिया। वहाँ का जो PTV है
वो ABC है, उसने कम्युनिटी कोहेजन 2021 का अवार्ड दिया। क्वींसलैंड पार्लियामेंट के अंदर हमारे काम की तारीफ हो रही थी, तो हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो रहा होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने खुद भी कहा कि वहाँ पे जो रिकग्निशन है वो है, क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके और लोग भी वहाँ पे इंगेज कर रहे हैं, या आप सिर्फ यू आर द ओनली वन जो इन सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट भी कर रहे हैं और कम्युनिटी को इंगेज भी कर रहे हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ एक शख्स हूँ। कम्युनिटी जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हज़ारों लोगों से मिलकर बनती है, और जो वॉलंटियर्स हैं, हम लोगों की सक्सेस की वजह ये है कि हमारे वॉलंटियर्स इतने ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक वॉलंटियर हूँ। तो और उसमें हमारी जो टीम है उसमें उन्होंने म्यूज़ियम ऑफ ब्रिस्बेन के साथ उर्दू लैंग्वेज के स्टोरी टाइम स्टार्ट किया। क्वींसलैंड क्रिकेट के साथ जो है MOU साइन किए हुए हैं कि जिसमें बच्चों को क्रिकेट सिखानी है। तो इस टाइम कम्युनिटी जो है वो हज़ारों लोगों को मिलकर कर बन रही होती है, और ये सारी की सारी जो है ये हमारे वॉलंटियर्स और जो कम्युनिटी है उसके की बदौलत हुआ है। वॉलंटियर्स हैं। अच्छा, मुझे बताएं थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है ओवरसीज़, व्हाट आर द चैलेंजेस दे यूजुअली फेस? क्योंकि यहाँ से लोग जब जाते हैं तो एडजस्टमेंट और सारी मामलात हैं, उनको गाइडेंस भी क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं इस हवाले से? ये कोई भी तारकिन वतन कहीं भी जब जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। वो यहाँ पे अच्छी जॉब का कर रहा होता है, नए मुल्क में जाता है तो परदेश जो है वो असल में परदेश का मतलब जाने के बाद पता चलता है। आपको रहने के मसाइल, जॉब लेने के मसाइल, तो हम लोगों ने सिर्फ घर देने तक नहीं, उनको को लेने से लेके कहाँ तक जॉब होनी है। एक छोटा सोल्यूशन ये होता है कि हमने पहले साल में ये काम किया जब मैं प्रेसिडेंट बना कि हमने 27 लोगों की जॉब दिलवाई, तो लेकिन वो सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। तो अब हमने पाका का एक इंजीनियरिंग फॉर्म बनाया जिसके अंदर कोई 450 इंजीनियर्स हैं। जो 450 इंजीनियर्स, अगर कोई इंजीनियर आता है उसकी मदद करता है कि ताकि अगर उसे ब्लू कॉलर जॉब की जगह पे वाइट कॉलर जॉब मिल जाए। इसी तरह पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, कोई 850 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, पर हाईएस्ट पर कैपिटा इन क्वींसलैंड है। IT की हमने प्रोफेशनल बॉडी बनाई है, और फाइनेंस की भी बॉडी बनाई है। इस सारे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो उसके लिए आसानी हो जाए कि इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज इट बिकम्स डिसेंट्रलाइज, और लोग एक दूसरे की मदद करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ऐसे किसी मुल्क के अंदर जाते हैं तो इटसेल्फ आपको बड़े चैलेंजेस होते हैं। अगर कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो तो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हो जाती है। और आपकी लास्ट बात के ऊपर ही के मसाइल का, अब जिस तरह खुदा न ख्वास्ता अगर किसी की परमानेंट रेजिडेंस वगैरह नहीं है या सिटीजनशिप नहीं है, तो उसको अगर कहीं बीमारी हो जाए या कोई मसला हो जाए, पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कैंसर के बेशुमार मसाइल, कुछ और सुसाइड्स कमिट की लोगों ने, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़, उन सारी चीज़ों पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा खड़ी रही है। और जब मेरे नज़दीक एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम एक बाप वाला है कि अगर आपका बच्चा अगर कहीं पे गलती से ड्रग लेना स्टार्ट हो गया या जेल में चला गया तो आप छोड़ते नहीं हैं उसको, आप उसके को जेन्युइनली उसको दूसरा मौका देते हैं। तो जब हमने इस तरीके के साथ एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ने और कम्युनिटी ने मिलकर अपने को गले लगाया है तो वो फिर रिजल्ट सामने आता है। थैंक यू वेरी मच असगर साहब, बहुत शुक्रिया। खैर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब सैयद असगर नकवी हमारे साथ मौजूद थे जी, पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, और कम्युनिटी को किस तरह से इंगेज कर रहे हैं और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्टवेयर इमेज है कल्चर और सकाफत के हवाले से उसको कैसे बेहतर अंदाज में पोर्ट्रे कर रहे हैं, बता रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।